आपका फर्स्ट बिग ब्रेक कौन सा था जब लगा कि यार अब तो हम कुछ बड़ा करने वाले हैं? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके लिए, मेरे पिताजी 2007 में एक्सपायर हो गए। हम मतलब मेरे पिताजी इतने हंसमुख थे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे कि उनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी हमने कभी सोचा ही नहीं था। इस जीवन में कुछ भी हासिल करना है उसके लिए दो ही सूत्र हैं, एक तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए। कई लोग आज मैं देखता हूँ खाली हैं बिल्कुल। तो कोर टीम बनाने के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे पिताजी कहते थे जिनको साथ बैठ के काम करना आ गया ना तो उसने सब कुछ सीख लिया। मैंने L&T कंपनी में देखा, जो भी नया एम्प्लॉय आता है 6 महीने ट्रेनिंग होती है। कैन यू बिलीव इट कि 6 महीने की सैलरी सिर्फ वो ट्रेनिंग के नाम के दे भी रहे हैं ट्रेनिंग और उसको भी खर्च कर रहे हैं और 6 महीने की सैलरी दे रहे हैं, उसका ही फर्क है। आप रिश्तों की शुरुआत में वो जो आपके एक्सपेक्टेशन उनको बार बार बताइए। 2,97,000 यूनिक फैमिली हमारे साथ उस मिशन में जुड़ी हुई है। 3,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में कम से कम भी 10 लाख इंक्वायरीज पे हमने काम किया। कैनविन फाउंडेशन में 100 रुपए में OPD कराते हैं और दिन के 2,000 से ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं। एक मेंबर को एक बीमारी आ गई एक बार के लिए, बुखार ही हो गया, वो बुखार ही पूरे साल का बजट बिगाड़ देता। तो वो बड़ा पेन था। 100 रुपए की पर्ची, 200 की दवा, 300 रुपए में बंदा छोटी मोटी बीमारियां उसकी टनाटन हो जाए। वेलकम टू द पॉडकास्ट डीपी गोयल जी। थैंक यू प्रतिका जी, आपको सुनते थे, आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, बहुत बहुत थैंक यू। गोयल जी, आप 14 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। हमारे बनियों में जैसे अग्रवाल है तो ये हो जाता है कि आपको शुरू से ना ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ तो परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ DNA में था तो जल्दी काम करने का मौका मिला और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर उसके बाद की जर्नी कैसी रही? मेरे पिताजी बहुत सोशल व्यक्ति थे, सामाजिक आदमी थे, अच्छा बिजनेस भी था। उस टाइम हमारे ईंटों के भट्ठे होते थे, लेकिन सामाजिक और व्यापारिक चीजों को कई बार लोग संभाल नहीं पाते। तो एक बार ऐसी स्थिति आई 1995 के आसपास कि उस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे बोलते ना भट्ठा बैठ गया। तो एकदम ऐसी हालत बन गई कि थोड़ी हालत ज्यादा दयनीय हो गई थी। तो उस दौरान मैंने ऐसे दिन भी देखे घर में जब बहुत ज्यादा दिक्कत थी खाने की। तो मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, पिताजी बहुत सामाजिक थे, तो मिलके तो एक टाइम ऐसा था कि स्ट्रगल का टाइम था। मुझे याद है कि मेरा जब मैं 8th क्लास में मेरे को मेरिट आई तो उस टाइम 343 रुपए का एक चेक मिला था मुझे। वो मान लो मेरे जीवन की पहली कमाई थी। तो उसमें बैंक अकाउंट ओपन करा, उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की ओर साथ साथ लगी रही। घर में अखबार के लिफाफे बनाना, सीमेंट के कट्टों के बैग बनाना, यहाँ तक हमने काम किया। मेरी माँ दरी बनाती थी, छोटे छोटे जो घर के काम होते थे वो सारे। बड़ा एंजॉयफुल जर्नी थी वो। बट पढ़ाई भी साथ में करनी है, पूजा पाठ में भी हमारे घर में काफी अच्छा माहौल था और वो कुछ ना कुछ अपना कमा के साथ साथ काम करना है, बस वो था। 12th क्लास में मेडिकल नॉन मेडिकल थी मेरे पास। तो भिवानी तो शाम हमारा एक होम टाउन है जहाँ से मैं जन्म हुआ मेरा। उसके बाद फिर भिवानी, वहां से हम स्टडी करने जाते थे, हमारा जिला होता था, और वहीं फिर कॉलेज हुआ। बट जितनी भी वो जर्नी थी, पढ़ाई के साथ साथ काम करते थे हम। हमारा एक जो वे ब्रिज होता है जिसमें गाड़ियां तुलती हैं, तो वो उस पे वो हमारा था। तो उस पे 10 रुपए की तुलाई आती थी एक गाड़ी की। तो दिन में 300 रुपए कमाना, फिर उसको इकट्ठे करना, फिर उसी से गुजारा करना। तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी, बट वो आनंद वाली लाइफ थी। उसी में से पढ़ाई के खर्चा निकालना, उसी में से कमाना। एक बार पोजीशन ये थी कि 12th क्लास में था मैं, तो 12th क्लास के बच्चों को भी ट्यूशन देता था। तो वो ट्यूशन से वो पैशन था मेरा, वो पैशन था। इसके बाद BCom करी, फिर MA इकोनॉमिक्स करी, MBA की। वो सारी जो जर्नी थी काम के साथ साथ रही। तो बड़ा एंजॉयफुल रहा सारा। गुड़गांव कैसे आना हुआ? ये भी एक स्टोरी क्या होती है कि अपने आप बनती चली जाती है। हम जो भी काम किया मैंने शुरू से, हमारे दोनों भाइयों ने हमने किया, बस उसके अंदर घुस के काम करते थे हम। बड़ा दिल से मन लगा के काम करते थे। तो काम की तलाश तो थी, काम तो भी जीना है तो रोजगार चाहिए कुछ ना कुछ। तो उस टाइम हमारी लकड़ी की आरा मशीनें होती थी वहां पे, तो शाम में आज भी वो चलती हैं। तो लकड़ी का काम था हमारा। तो लकड़ी में से टिम्बर निकला करता, जो शटरिंग के फट्टे हम बोलते हैं, जिसका हम आज भी बिजनेस करते हैं। वो अभी उस एल्यूमिनियम हो गया, MS बन गया, वो वहां से सेल करने आते थे हम। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी पीछे है कि हम हमेशा लीक से हटके काम करते थे। लोग फायरवुड का काम करते थे, हम उसमें से टिम्बर निकाल के काम करते थे। ऐसी चीज जो लोग काम नहीं करते वो हमें करना है। फिर उसकी मार्केट ढूंढनी थी, भी माल निकल तो जाएगा, सेल कहाँ पे होगा। तो उस टाइम गुड़गांव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, शटरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी, फोन वगैरह होते नहीं थे। तो यहाँ पता नहीं था कि माल कहाँ से आता है, और वहां वालों को पता नहीं था कि बिकता कहाँ है। तो हम यहाँ आके मेहनत करते थे, कस्टमर बनाते थे। एक दिन अचानक ऐसी टिम्बर की गाड़ी भर के मैं गुड़गांव ले आया उसको कि भी गुड़गांव में माल सेल होगा। तो ग्राहक भी नहीं था कोई, कहाँ सेल होगा।
बट वो माल हमने बहादुरगढ़ सेल कर रखा था ऑलरेडी पहले, कि गुड़गांव सेल नहीं हुआ तो हम बहादुरगढ़ जाके खाली कर देंगे उस गाड़ी को। तो उस टाइम तो 18-18, 20-20, 22-22 घंटे हम काम करते थे, आज भी करते हैं, बट वो लेबर वाली मेहनत भी होती थी। तो वो करते करते गुड़गांव आए, गुड़गांव में डिमांड थी, बस धीरे धीरे बस आपकी डेस्टिनी ले आती है, आप फिर 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, फिर वो ऐसे ही डिमांड बहुत थी, फिर वहाँ रास्ता बनता चला गया। आपने अभी बताया कि आपके पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रगल देखा, आप फिर भी स्पिरिचुअल भी थे, बहुत अच्छा माहौल था स्ट्रगल के माहौल में भी। तो ऐसी कौन सी आदत है जो आपने अपने पेरेंट्स से पिक करी जो अभी तक है और आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुई है? एक आदत नहीं, 2-3 आदतें हैं। मैंने अपनी लाइफ के 3 सूत्र बनाए, जो मतलब मैंने हमेशा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में उसको जिया है। एक तो दुनिया जी हमेशा है ना, हमें अपने सामने अपने आप को फील करना है जी। आप जो व्यवहार अपने से पसंद नहीं करते कोई करे, आप किसी के साथ वो व्यवहार मत करो। तो ये सबसे बड़ी चीज है। यदि हम दूसरे के अंदर का भगवान देख लेते हैं, उसको फील कर पाते हैं कि यार कुछ भी हो, सामने वाला इंसान है, तो ये बड़ा काम करता है। ये मतलब शुरू से आज तक हम जी रहे हैं इसको, तो इसलिए हमारे किसी से बहुत रिश्ते खराब नहीं होते। दूसरा, आप प्रैक्टिकल कमिटमेंट करिए। जो आप नहीं कर सकते, आप गलत कमिटमेंट करके कभी भी आप शाख नहीं कमा सकते, पैसे कमा सकते हैं। कमिटमेंट आपका पक्का होना चाहिए, और फिर कमिटमेंट आपने कर दिया तो उसमें लॉस है तो भी कोई बात नहीं। और तीसरी चीज है, सबको साथ लेके चलना है, कोलैबोरेशन से काम करना है। कंपटीशन में बहुत ऊर्जा खराब होती है, आपको काम ही नहीं करना, किसी से जेलसी ईर्ष्या करना ही नहीं है। और तीनों को यदि सूत्र में बांध दें हम, तीनों प्रिंसिपल्स को, भगवान में भरोसा और निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये 2-4 बातें हैं जिन्होंने हमारे को जीवन में बहुत प्रेरणा दी और उनको जी रहे हैं हम। विश्वास मानिए कि कोई भी काम हो, व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उसको अनुभव कर सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं ना कि धंधा करना है तो बेईमानी जरूरी है, थोड़ा बहुत चलता है, आटे में नमक चलता है। मुझे नहीं लगता दुनिया जी ऐसा। जो यदि आप पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ कमाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, बेईमानी भी कर सकते हो। लंबा चलना है आपको गुडविल अच्छी बनानी है, आपको बहुत सच्चा होना पड़ेगा, फिक्स लेके चलना पड़ेगा, ट्रूथफुल, ईमानदारी से काम चलेगा। लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं वो आपके व्यवहार से होता है। और ये जो जितनी भी तकलीफें आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि लोग अपने खुद से सच्चे नहीं है, दूसरों को तो छोड़ो। आप जो ये लाइंस बोल रहे हो ना, मेरे ससुर जी एग्जैक्टली यही लाइंस बोलते हैं कि गुडविल बनाना है, गुडविल के पीछे सब कुछ है, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। राम से बड़ा राम का नाम। आपका नाम आपके पीछे से चल रहा है। आपको क्या लगता है जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, उसके अलावा किसने आपको ज्यादा शेप किया है? आपके काम ने, लोगों ने, या कोई फेलियर ने जिसने आपको बहुत शेप करा है? जनरलाइज बात है ये कि आपको जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि पढ़ाई, रियल पढ़ाई वही है जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। दीपक दूर रखा है, उसका प्रकाश तो रूम में आ सकता है, लेकिन उसको अनुभव हम जब पास में रखा होगा तबन उसकी जब महसूस कर सकते हैं। एजुकेशन हमें उजाला तो दिलाता है, लेकिन वो अनुभव हमारे को खुद ही करना पड़ता है। और हमने देखा कि जैसे बोलते हैं ना, ठोकर खा के यह बंदा सीखता है, तो हम तो बड़े अनरिस्ड रहे हैं इस मामले में कि हर 2 साल बाद, 1 साल बाद बड़ी ठोकर लगती है। हमें लगता है अभी ठोकर लगे तो कोई और बड़ा कुछ करने के लिए बनी है, तो हमें वही है। तो बचपन से ही देखा ये चीजें सारी। पहले पिताजी के उसमें देखा लाइफ में, फिर पिताजी जल्दी चले गए, फिर जिम्मेदारी आ गई, फिर जो भी काम किया उसमें कहीं ना कहीं नुकसान लगा, फिर आगे बढ़े, गुड़गांव आए, फिर एक नुकसान लगा। हर मतलब 2-4-5 साल में कोई बड़ा लॉस होता है, और फिर वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। किताबी ज्ञान हमें अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, बट आपको रियल नॉलेज तो आपकी सोसाइटी देती है, आपके आसपास के लोग देते हैं, आपके जो एपिसोड्स होते हैं लाइफ में वो देते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना सीख के उनसे आगे बढ़ते हैं। लाइफ की नॉलेज जो है वो हमें खुद लेनी पड़ेगी। जब हम लोग बुरे समय से निकल जाते हैं तब तो ये सब बातें करने में बहुत अच्छी लगती है, और जब गुजर रहे होते हैं उस टाइम अपने आप को कैसे मनाएं? तो ये जीना है, इसीलिए दुनिया जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब तो फैसिलिटी होगी कि हम पॉडकास्ट सुन के थोड़ा इंस्पिरेशन ले लेते हैं, मोटिवेशन ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ रहता है। और यहाँ तक मुझे ये भी एक बड़ा अनुभव है मेरा लाइफ का, भगवान उसी को तकलीफें ज्यादा देता है जिस पे उसको लगता है कि पात्र है मेरा, उसको आगे बढ़ाना चाहता है भगवान। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे जीवन में रही हैं
जो इससे बात प्रूव होती है। थोड़ा भगवान में भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखता हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप स्पिरिचुअल लोग मंदिरों में जा रहे हैं बट वो भरोसा नहीं कर रहे। भरोसे का नाम ही भगवान है, भाव का नाम ही भगवान है, मतलब रहा ही नहीं, बहुत कम होता जा रहा है। अभी थोड़े दिनों से कुछ लग रहा है कि थोड़ा रुका है मामला, अच्छा हो रहा है। भगवान में भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जब आप भगवान पे भरोसा रखते हैं तो आपको भगवान उसी किसी रूप में आपके साथ देने के लिए कोई बंदे को भेज देते हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। बुरा या अच्छा टाइम बहुत लंबे टाइम तक रुकता नहीं है। आपको थोड़ा सा जागरूक होके इससे मैं कैसे निकल सकता हूँ, किसकी हेल्प से निकल सकता हूँ, और वो आप कैसे निकल सकते हो वो इस पे निर्भर करता है कि दिन आपके जब अच्छे थे तो आपने लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया। आपने अच्छे दिनों में लोगों से व्यवहार करके संबंध बनाए हैं तो वो संबंध ही आपको बुरे वक्त से निकाल ले जाएंगे। आप वो अच्छे टाइम पे जब अभिमानी थे, किसी की सुनते नहीं थे, बात मानते नहीं थे और ये मोटा मोटी सबके साथ हो ही जाता है। जो हमारी समझ है वो हमें ये सिखाती है कि हमें थोड़ा बैलेंस रखना है। स्टे हम्बल ऑलवेज 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 ऑलवेज। और मुझे लगता है कि आपके बड़प्पन की निशानी ही आपकी विनम्रता है। आप किसी भी एक अच्छे व्यक्ति से मिलोगे तो आप बता दोगे कि यार मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला तो दे आर वेरी हम्बल और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वी शुड सराउंड आवर सेल्फ लाइक दैट, दोज पीपल। और आजकल तो बहुत आसान है, आप वर्चुअली मिल सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स। आपका फर्स्ट बिग ब्रेक कौन सा था जब लगा कि यार अब तो हम कुछ बड़ा करने वाले हैं? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ, मेरे पिताजी 2007 में एक्सपायर हो गए। हम मतलब मेरे पिताजी इतने हंसमुख थे, इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि उनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी हमने कभी सोचा ही नहीं था। 53 इयर्स की एज थी उनकी और मेरी उम्र उस टाइम 27 साल की थी। मेरी शादी हुई थी इस टाइम, 2 साल हुए थे। एकदम से आपके ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया। अच्छा, फिर एक और बड़ी बात थी कि हमें उनकी लेगेसी को मेंटेन करना था। उनका बहुत बड़ा नाम था, अभी बेटा कुछ ऐसा करे कि उसका भी नाम रोशन करे। हमारे पिताजी तो बोलते एक बात थे ये कि भी नाम खराब ना हो। तो बस वो फिर एक था लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब हमने गाँव को छोड़ा। और मैं अपने सभी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो व्यूवर्स हैं कि यदि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप आज एक ऑप्शन में ऐसा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन आज सेटल नहीं है आप वहां पे, तो आपको दूसरे वाला चुनना चाहिए। हम गाँव में थे जब ठीक ठाक गुजारा हो रहा था, मस्ती में थे, लेकिन गाँव नहीं छोड़ते तो आई थिंक सारे भारत में आज हम जिस तरह से देखा काम किया वो नहीं कर पाते। मौज में तो रहते बट वो उतना अनुभव हम नहीं कर पाते। एक स्टेप यदि आप छोड़ोगे सीढ़ी का तभी आप दूसरे स्टेप पे जाओगे। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ नहीं पाते। आप एक छोड़ोगे तभी अगली स्टेज पे जाओगे। आप उससे चिपके रहोगे तो आप नहीं जा सकते। कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आई थिंक मुझे तो लगता है कि जो मुक्ति है उसकी भी परिभाषा छोड़ना ही है। तो मोक्ष पाना है तो मुक्ति तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ा छोड़ना। बिल्कुल। तो वो एक था समय कि जब एकदम से हमने फिर टर्न किया। अगर कोई ये पॉडकास्ट अभी देख रहा है और आपकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर कर रहा है और वो भी सोचना चाह रहा है कि मैं अपना गांव या किसी शहर में रह रहा हूँ पर अब मुझे दूसरे सिटी जाना है या दूसरी जगह जाकर काम करना है, तो अगर वो नए शहर जा रहा है काम करने के लिए तो पहले 3 स्टेप उसके लिए क्या होने चाहिए? हमें ये देखना है कि वो जाके क्या करेगा वहाँ पे। वो आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं। हमें कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, हमें पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे जैसे वो बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे उस जो भी काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर क्या है। हमें जो बड़े ग्रुप होते हैं वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो आगे 20-25 साल की प्लानिंग करते हैं। हम जितने लोग छोटे होते हैं सोच में वो उतना ही कम समय की सोचते। तो सबसे पहले तो हमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ उसमें मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। उसके बाद आपकी मनपसंद का वो काम है या नहीं है इसको भी हमें देखना है। हालांकि कभी मनपसंद काम मिलता नहीं है बट जो काम मिलता है उसको उसमें अपनी पसंद बना लेनी चाहिए। बट फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे जुड़ा हुआ ही कोई काम हो। हमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी चाहिए। एकदम से बहुत कुछ नया कर लिया हमने तो शायद उसमें एक सक्सेस की थोड़ा पार्ट टाइम के लिए थोड़ी संभावनाएं कम हो। और तीसरी बात, जो हमारे को कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और फिर हम 20-25 साल का जो अपना जो भी कमाया वो भी खराब कर देते हैं। हमारे को इतना होना चाहिए कि यार इतना टाइम और इतना पैसा लग रहा है इसमें और ये कुछ भी चला गया तो यार फिर भी मैं ठीक हूँ। तो आई थिंक ये 3 चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी फ्यूचर की उसकी जर्नी कैसी होगी, हमारा अपना इंटरेस्ट और हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा उसी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो, और तीसरी चीज कैलकुलेटिव रिस्क। चलिए, किसी ने ये पॉडकास्ट देख के बहुत टाइम से सोच रहा था यार मेरे को दूसरे शहर जाके अपना बिजनेस करना है, उसे कर लिया आकर। अब उसको अपनी कोर टीम बनानी है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो कोर टीम बनाने के टाइम में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, जो कोर टीम है ना, मुझे लगता है कि टीम ही आपकी सक्सेस है। मेरे पिताजी कहते थे, जिनको साथ बैठ के काम करना आ गया ना, तो उसने सब कुछ सीख लिया, उसकी सफलता तो निश्चित है। अनस्किल्ड राम जी की सेना थी, बट एक भाव से बंधे हुए थे कि लंका पे चढ़ाई करनी है, माता सीता को हमने वहां से छुड़वाना है। अपनी टीम में सबसे बड़ी बात होती है भाव पूर्ण टीम होनी चाहिए आपकी। अच्छा, वो कोई टीम होती नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और लीडर का भी काम जीरो से किसी बंदे को हीरो बनाना ही होता है। उसके अंदर एक भाव पैदा करना, कल्चर बनाना। तो पहले तो आपको ही भावपूर्ण होना पड़ेगा कि आप ऐसे हैं कि नहीं है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि टीम से लेने की बात करते हैं। टीम ना बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सोचते हैं इससे काम ले लूं, इससे काम ले लूं, इससे ज्यादा ले लूं, इससे ले लूं। हमें इसको रिवर्स करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ देने की सोच करनी है। आपने ये भी कैलकुलेट नहीं करना कि इसने कुछ दिया कि नहीं दिया, इसका काम कितना था। आप उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात सोचो कि परिवार से भी अच्छा रहे, हेल्थ से भी अच्छा रहे, इसके जो इनकम है वो भी कम ना हो। तो उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो मेरा पार्टनर है। और जो कोर टीम होती है उसकी केवल एक इनकम नहीं होनी चाहिए, उसकी आपने फिक्स इनकम कर दी कि तेरे को इतनी सैलरी देंगे, इतना काम करना है, वो बात नहीं बनेगी। उसको पार्टनर की फीलिंग में लेके आओ आप। ये हमारी जीवन का सूत्र है। जो मैंने कोलेब्रेशन की बात करी, हम हमेशा बात करते हैं कि यार हम साथ में ग्रो करेंगे। एक दो मूवी में भी हमने देखा, चलो मिलके करते हैं, लॉस होगा तो मिलके होगा और कमाएंगे तो मिलके कमाएंगे। जी, आपकी कमाई का 1%, आधा %, 2%, उसका एक वेरिएबल इनकम जरूर होनी चाहिए जो आपकी की टीम है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस की है, भगवान की दया से एक बहुत अच्छी टीम है अपनी, जो मेरे को कह रही कि आप कुछ भी करो बाबूजी, हम काम करें, चिंता मत करो। तो वो एक फीलिंग आपको फैमिली वाली खुद देनी पड़ेगी पहले। वो एक ड्राइविंग फैक्टर भी रहता है। सबसे बड़ा फैक्टर वही मानता हूं मैं। और ये नहीं कि कोई बनावटी हो, उसके लिए आपको नर्चर करना पड़ेगा। आपकी खेती कब होगी? जब आपकी भूमि उपजाऊ है। भूमि आपका दिल है, आपका भाव है, उसको उपजाऊ बनाना है आपका। उसमें कोई खतपरवार को देखना नहीं है, आपको अपने आप को वो करना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस जीवन में कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए दो ही सूत्र हैं। एक तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए, भी आप कम से कम उसके लिए सोच रहे हैं, प्रयास कीजिए, और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कोई भी चीज हम पा सकते हैं, तो उसमें संगत का बड़ा रोल है। हम अपने सराउंडिंग में उन लोगों के साथ रहें जो वो भावपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये समझ बढ़ानी है। कई लोग आज मैं देखता हूँ खाली हैं बिल्कुल, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा, बोलते हैं ये तो फैमिली है हमारी, कुछ नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, मतलब मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, कहीं भी अच्छा। देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है मुझे। तो शिकायत कोई करता है, मेरी अपनी कुछ डेफिनेशन मैंने बनाई है। शिकायत करता है तो इसका मतलब उसका ध्यान जो है खालीपन पे है, उसकी गलतियों पे है। और कोई थैंकफुल होता है तो उसका मतलब उसका ध्यान अबंडेंस पे है, जो है उस पे है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो खास होता है। तो यदि हम केवल और केवल उसकी खास बात पे बात करेंगे ना, तो वो आपके भाव से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कोर टीम में सारा दिन कमियां बताते रहते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। कुछ तो किया, तो उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। मान सम्मान, प्यार, प्रेम, ये हर व्यक्ति की जरूरत है। उसको कितना दे रहे हैं हम, इस बात पे सारी चीज निर्भर करती है। इस बीच में डिसिप्लिन कैसे लाते हैं? डिसिप्लिन वो खुद लेके आएगा। मान लो हमने, इसमें क्या है कि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे व्यक्ति, आज मैं आपको बहुत बड़ा सूत्र देके जा रहा हूँ। जब भी कोई आप नए संबंध में आते हो, आपने कोई नया व्यक्ति जॉब पे रखा, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे नया, कोई वेंडर जुड़ा, कोई ट्रांसपोर्टर जुड़ा, या कोई भी लाइफ में आपके साथ नया व्यक्ति जुड़ा, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे देखते हो, आप उसके क्या रोल देखते हो, उससे क्या एक्सपेक्टेशन। आप यदि एक्सपेक्टेशन गैप ही बहुत बड़ा है तो रिश्तों में कभी बात बनेगी ही नहीं। हमारी सबकी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम शुरुआत में बात ही नहीं करते उससे, और बाद में सारी बात थोप देते हैं। और मैंने इस बात को प्रैक्टिकली जिया है कि कोई भी नया रिश्ता बनता है हमारा, मेरी कंपनी में करीबन, मतलब विंटर्स कंपनी में करीबन 1500 लोगों मतलब एम्प्लॉयमेंट में है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, विंटर्स परिवार के। हर व्यक्ति का लास्ट में इंटरव्यू मैं खुद करता हूँ। कोई कहता है कि यार ये कैसे होगा, मैंने कहा HR मैडम को भी, कुछ भी हो ये तो मुझे करना है। उसको भी पता लगना चाहिए कि मैं वेलकम कर रहा हूँ, भी मेरी फैमिली में आपका स्वागत है। मैं प्रधान सेवक, माननीय मोदी जी बोलते हैं, मैं हूँ परिवार का, तो मुझे उसका वेलकम करना है कि आप आइए। और उसको मेरी उम्मीद बतानी है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। ऑप्टिमम सैलरी ऑन टाइम, रिस्पेक्ट, अच्छा एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी, आगे बढ़ने का मौका, है मेरा पेट डायलॉग है। आपको मुझसे ये चाहिए, और मैं उससे पूछता हूँ कि कंपनी आपसे क्या उम्मीद कर सकती है। जब आपके एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में गैप नहीं होगा, या आपने उसको क्लैरिटी दी, फिर हमारी इंडक्शन, मान लो हम कंपनी में इंडक्शन और ट्रेनिंग पे कितना काम करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नहीं करते। और जितनी भी बड़ी कंपनी हुई है, मैंने L&T कंपनी में देखा, वहां 6 महीने एक व्यक्ति की, जो भी नया एम्प्लॉय आता है, 6 महीने ट्रेनिंग होती है उसकी। कैन यू बिलीव इट कि 6 महीने की सैलरी सिर्फ वो ट्रेनिंग के नाम के दे भी रहे हैं ट्रेनिंग, और उसके भी खर्च कर रहे हैं, और 6 महीने की सैलरी दे रहे हैं। तो उसका ही फर्क है। आप रिश्तों की शुरुआत में
वो जो आपके एक्सपेक्टेशंस उनको बार बार बताइए। और जब भी उसने पहली गलती करी, आप उसके साथ प्रेम पूर्वक भाग से बैठिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ी गलती हुई, आगे नहीं चलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार के बाद वो गलती नहीं करेगा, तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। तो शुरुआत में हमें उसको डिसिप्लिन में लेके आना है, और उसके लिए कोई गुस्से या डर की जरूरत नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। देखो, एक तो होता है लालच और डर का फॉर्मूला, कि आप उसको डर दो या इंसेंटिव दो। एक होता है आप उसको प्रोसेस समझाओ, और दूसरा इंस्पिरेशन दो कि यार ये गोल के लिए मैं काम करना है। और गोल भी आपका स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना, लेकिन यार इसके लिए मैं पैसे क्यों कमाऊं, हमें देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और बाय गॉड ग्रेस हमें जो काम मिला लाइफ में, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम काम करते हैं, साथ में हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। बाय गॉड ग्रेस मैं धन्यवादी हूं कि दोनों ही देश को आगे बढ़ाने के काम है। उसको ये जोड़ो कि यार हाँ, मिलके काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि बोलना है सिर्फ, आपने जीना भी है उसको। इसका भी एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं देखता हूँ, कई बार हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन में लेन देन होते हैं, दूसरा करता है लेन देन, और एक होता है देन देन। हम देन देन का व्यापार भी कर सकते हैं। अब एक रेहड़ी पे कोई टमाटर बेच रहा था, लेने वाला सोच रहा है कि ये 20 रुपए किलो बोल रहा है, मैं इसको 15 में कैसे ले लूं, तो उसकी कमाई कम करके देख रहा है वो। टमाटर बेचने वाला सोच रहा है कि मैं इसमें थोड़ा एक आधा खराब टमाटर कैसे डाल दूं, तो ये होगा आपका लेन लेन, दोनों लेन लेन कर रहे हैं। लेन देन कैसे होगा, वो कहेगा यार मैं 20 के 20 दूंगा, और वो सोचेगा यार कि इसको ठीक सा माल चला जाए, ये लेन देन है। और वो देन देन की सोच क्या है कि वो कहेगी यार उसके लिए ब्लेसिंग भी दे रहा है वो साथ में, पैसे के साथ, कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, अपने से उसको ब्लेसिंग भी दे रहा है, अच्छे शब्द भी दे रहा है, तो देन हुआ। ये पैसे की वैल्यू तो दी। और उसने सोचा कि यार ये टमाटर लेके जा रहा है, ये मैं खराब ना जाने दूं, इसके जाके इसका अच्छा बने, उसके साथ वो संबंध बनाना चाह रहा है, तो ये विन विन है, देन देन है। तो जब हम हर रिश्तों में देन देन के रिश्ते बनाएंगे ना, तो हम सारे लोग आगे बढ़ते हैं। आज समस्या क्या है, सारे लेन लेन पे है, लेन देन पे भी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, रोटी बोलते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब रोटी की तो झगड़ा सब है, बट साथ में झगड़ा भी है कि मेरे टाइम के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो वो लड़ाई रहेगी ही नहीं यदि आप देने की सोच रखते हैं। तो मैं देने की सोच रख रहा हूं कि यार मेरे टीम में जो बंदा है इसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, इसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, इसकी कमाई कैसे बढ़े। वो बंदा है सोच रहा है कि यार मैं कंपनी को आगे कैसे लेके जाऊं, मैंने 8 घंटे की कमिटमेंट की है कंपनी से, मैं यार रात को भी जाके उसकी प्लानिंग करूंगा कि कल काम कैसे करना है। तो वो भी देने की सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मुश्किल नहीं है। चलिए, वो बच्चा जो अपना शहर छोड़कर आया है, अब यहाँ काम भी शुरू कर लिया, उसने कोर टीम भी बना ली, अब समय आता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है फंडिंग का। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्या फंडिंग की तरफ पहले सोचना चाहिए, कैसे, क्या मतलब दिमाग में चलना चाहिए उस टाइम पे? देखिए लुलिया जी, हमें ना किसी चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हम पहले वो करें या वो करें, साथ साथ चलने का प्रोसेस है। बोलते हैं कि पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो और फिर आप अपनी कमियों पे काम करो जब आप एक लेवल पे आ जाते हो। पहले जो 1-2 साल होते हैं, पहले आपको जो भी काम मिला है उसके अंदर आपको घुस जाना है, उसकी बारीकियां पता करनी है, उसकी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड लोग कहाँ सफर कर रहे हैं। आपकी वो स्टडी है, जो एनालिसिस है, जो आपका कोर वर्किंग है, वो यही है। जब आपके पास कुछ ऐसी चीज होगी ना कि कुछ ना कुछ आपके पास स्पेशल है जिसकी समाज को जरूरत है, इंडस्ट्री को जरूरत है, तो फंडिंग तो लोग ही दे देंगे, एडवांस दे देते हैं लोग, बैंक फाइनेंस कर देते हैं। तो पहले 1000 दिन जो है, जो बोलते हैं बिजनेस में, या 800-1000 दिन, वो ट्रबल वाले हैं। लेकिन उस 1000 दिनों में आपने कितने ईमानदारी पूर्वक रिश्ते बनाए, कितने आप अपनी कमिटमेंट में पक्के रहे। इंसान में लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में नहीं करते। आपकी इंटेंशन प्योर है, अच्छा काम करने की सोच रखते हो, तो ये कंपनियों की बैलेंस शीट वगैरह वगैरह कुछ नहीं होती। जो बैंक फाइनेंस करते हैं, जो बैंक कंपनियों को, कंपनी नहीं देखते हो, वो इंसान देखते हैं। और जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, लिस्टिंग होते हैं एनएससी में, बीएससी में, लोग ये नहीं देखते कि कंपनी कैसा कर रही है। कंपनी का जो प्रमोटर है, जो उसका डायरेक्टर है, जिसने वो शुरू की कंपनी, उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना ईमानदारी पूर्वक रहा। बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट लेते हैं, 1 साल की स्टेटमेंट लेते हैं, तो क्यों देखते हैं, क्या देखते हैं वो, उसने बैंक की किस्त कितने टाइम पे दी, उसकी नीयत कैसी है। तो लोग आपकी नीयत पे इन्वेस्ट करते हैं और आपके विजन पे इन्वेस्ट करते हैं। आजकल तो बहुत साधन आ गए, हमारे टाइम पे थे जहाँ 2 लाख रुपए में सारा बिजनेस शुरू करना था, 2 लाख भी 20 लोगों से मांगे हुए थे। जब पिताजी से पैसे लेके निकले 2 लाख, तो पहले ही साल 2 लाख तो वो खत्म कर दिए, 2 लाख का लॉस कर दिया, -2 लाख से शुरू किया। तो अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ
ऐसा भी आजकल होता है कि आप एक पैसे वाला दोस्त है, एक मेहनत वाला दोस्त है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। किसी चलती कंपनी में आपने 10 पैसे की पार्टनरशिप ले ली, कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, आपका भी 2-4 महीने, आपका 2-4 साल, 1-2 साल आपका अच्छा चला, तो आपके अंदर इन्वेस्टर आ जाएंगे। थोड़ा स्मार्टनेस भी यूज करनी पड़ेगी। कैनविन फाउंडेशन में 100 रुपए में ओपीडी कराते हैं और दिन के 2000 से ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं। ये भी एक जर्नी है लुनिया जी। एक बार मेरी माता जी को जब वो देहांत हुआ, उससे पहले 3 साल पहले उनको कैंसर रहा, 2015 से 2018 तक। और ये भी डेस्टिनी कहीं पीछे से ही जोड़ रही थी मेरे को। जब मेरे पास मेडिकल होती थी 12th में, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब वो पैसे उतने थे नहीं कि भी कोचिंग ले पाते, तो जी नहीं हुआ एडमिशन, और वो जी डॉक्टर नहीं बन पाए। तो मन में रहता था कि यार डॉक्टर सेवा करता है तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, घर का गुजारा भी होता है, सेवा भी होती है। तो मन में थी कहीं ना कहीं वो बात। माता जी को कैंसर हुआ 2015 में, 2018 तक 3 साल मैं माँ के साथ रहा। 80% 90% टाइम मतलब मैंने माँ को दिया, माँ के साथ रहा। 2 बार मैं जर्मनी माँ को लेके गया ट्रीटमेंट के दौरान। तो मैंने लुनिया जी देखा कि हेल्थ फील्ड में बहुत बड़ा गैप है। अब आप सोच के देखिए, मैं अपने घर से ही देखता हूँ, मेरे घर में कोई बीमार होता है तो मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले, किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाऊँ, कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा, मेरे पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट कहाँ पे है, मेरे नजदीक कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं जो वहां देख रहा था, तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो मुझे गाइड कर दे कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ ठीक चल रहा है क्या। तो बस एक उस टाइम से एक दिमाग में आई, और पिछले 5-7-10 सालों से मेहनत भी कर रहे थे दिमाग में, कि सोच रहे थे कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी विषय पे काम करना है। तो मान लो कि माँ की बीमारी ने हमें जीवन का मकसद दे दिया, और वो एक अलग से एक जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। माता जी का देहांत 2018 में हुआ। मेरी माता जी मेरी प्रेरणा बनी। उन्होंने बोला कि बेटा लोगों के लिए कुछ करना है। बट वहीं से शुरुआत हुई। एक हॉस्पिटल में हमने एग्रीमेंट हुआ, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। 25% डिस्काउंट मिलेगा हमारे थ्रू, कोई पेशेंट जाता है तो। लोगों की सेवा करना, उनको बताना इस डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस 3 साल में मेरा बहुत हो गया था। मैंने बहुत स्टडी किया। तो कैंसर पे विन हो, इससे हमने कैन विन संस्था की शुरुआत की। कैन विन फाउंडेशन। तो एक भाव बन गया कि वी कैन विन। इसी से फिर रास्ते बनते चले जाते हैं। आप एक किसी भी फील्ड में आप एक बाय डिफॉल्ट एक काम में आते हो, और जब आप उसमें घुसते हो तो आपको लगता है कि यार इसकी बजाय ये और काम करना है। तो आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नई नई चीजें आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं। नए मिशन, नए लोग, नया टारगेट, चीजें, नए प्रोसेस जुड़ते चले जाते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ, एश्योरेबल हेल्थ, अप्रोचेबल हेल्थ। आपकी हेल्थ सर्विसेज अप्रोचेबल, एश्योरेबल, अफोर्डेबल हो, इस मिशन पे हमने काम शुरू किया। और आज चलते ही चलते, मुझे नहीं पता ये 6-7 साल की जर्नी कैसी रही। 2019 में शुरुआत हुई थी, 6 साल हो गए। आज 5 पॉलीक्लिनिक हैं, सेवा पॉलीक्लिनिक हम बोलते हैं। कैनविन आरोग्य धाम है, आपकी 2 महिला कौशल सेंटर हैं, एक रोजगार सेंटर है, एक आरोग्य रथ चल रहा है। करीबन 2 लाख, आज आते हुए डाटा लेके आया, 2,97,000 यूनिक फैमिली हमारे साथ उस मिशन में जुड़ी हुई हैं। 3,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में कम से कम भी 10 लाख इंक्वायरीज पे हमने काम किया। और कैसे हर रोगी को हम थोड़े से थोड़े पैसे में इलाज करवा सकते हैं, इस मिशन पे काम करके है। बल्कि मिशन ही लाइफ बन गया है। और बड़ा आनंद आता है जब देखते हैं किसी की प्रत्यक्ष तौर पे हेल्प हो रही है। गरीब आदमी बहुत हैं, गुड़गांव बहुत महंगा शहर हो गया है। मियाँ बीबी दोनों नहीं कमाते जब तक घर नहीं चलता। गुड़गांव के ही 4-5 तरह के गुड़गांव है, तो एक ऐसा भी गुड़गांव है जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको घर में कोई बीमारी आ गई, एक मेंबर को एक बीमारी आ गई एक बार के लिए, चाहे बुखार ही हो गया, वो बुखार ही पूरे साल का बजट बिगाड़ देता है। तो बस वो बड़ा पेन था। 100 रुपए की पर्ची, 200 की दवा, 300 रुपए में बंदा छोटी मोटी बीमारियां उसकी टनाटन हो जाए। तो ऐसे लक्ष्य पे चले थे। पहले एक हॉस्पिटल से टाइप हुआ, फिर 53 हॉस्पिटल से टाइप किया। फिर उससे भी बात नहीं बनी कि 100 वाला ट्रीटमेंट, 1000 वाला ट्रीटमेंट 750 में तो करवाया, लेकिन फिर और भी करना है यार, इतना भी नहीं दे सकते लोग। फिर छोटे हॉस्पिटलों से टाइप किया जो अच्छा काम कर रहे थे। फिर वो 500 वाला ट्रीटमेंट 300 में लेके आए, उसमें भी बात नहीं बनी। मैं यार 300 वाली बात नहीं है, फिर इसको 100 रुपए पे कैसे लेके आना है। फिर एक संस्था और इसको देखा कि 100 रुपए, 150 रुपए पर्ची थी उनकी। मैंने कहा 100 रुपए में पर्ची कर। फिर मेरी कंपनी में मैंने बात की, यार थोड़ा फंड मुझे चाहिए कंपनी में। तो भगवान की दया से जी अभी 2000 के आसपास परिवार, हर प्रकार की बीमारी, जनरल फिजिशियन, गायनी, बच्चे, स्किन, डेंटल, आंखें, और उसके बाद आपका गायनी, मदर चाइल्ड, नेफ्रो, यूरोलॉजी, इवन न्यूरो एंड कार्डियो, सारी ओपीडी हमारे यहाँ गुड़गांव में अंडर डूबीज। और सर्जरीज भी 40%। कोई भी सर्जरी हमारे यहाँ 35,000 30,000 से ऊपर नहीं हो सकती। डिलीवरी 11,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी, 21,000 रुपए में सिजेरियन। और एक महिलाएं अपने आप में एम्पावर महसूस करें। विंटस कंपनी कैनविन में जो भी पेशेंट डिलीवरी होती है माता की और उसको कन्या होती है,
तो 2100 रुपये का कन्यादान देती है। बस वो एक भावनात्मक तरीके से हमारा एक वो है कि भाई ठीक है, सोसाइटी में कुछ अच्छा होना चाहिए। सारी तरह की सर्जरी होती है, 3 ऑपरेशन थिएटर है, 10 बेड डायलिसिस के हैं, सारे स्किन प्रोसीजर्स होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट तक वहां पे होता है, MRI CT स्कैन, सारे डायग्नोस्टिक। 2850 रुपए से शुरू की थी हमने MRI, 750 से अल्ट्रासाउंड। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं एक ताकत देती है, सबल देती है आम आदमी को। जी, असर आ रहा है सोसाइटी में। मुझे याद है मैंने देखा था 16 करोड़ का इंजेक्शन एक बच्चे को दिलवाया था, उसकी व्यवस्था करके दी थी आपने। हाँ, कई बार 3 केस ऐसे हुए और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा हो भी कैसे गया। एक SMA बीमारी होती है बच्चे को, जिसमें उसकी DNA में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम है। एक बच्चे हमारे से कांटेक्ट हुआ, क्योंकि सोसाइटी में रहते तो लोगों ने संपर्क किया, ऐसे बताया। तो हमने आज तक किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या लोगों से पैसे गैदर नहीं किए, पैसे दो लाइक दैट। हमारी कैनविन फाउंडेशन में भी हम प्रयास करते हैं कि कोई पैसा नहीं लेते, किसी को सेवा देनी है सेवा दे। जो भी वहां पे पैसा खर्च होता है वो विंटस कंपनी करती है। ये भी आज मैं पहली बार आपके उसमें बता रहा हूँ। तो उसमें जो भी पैसा कम पड़ता है हमारा महीने का, तो विंटस कंपनी उसको पे करती है। क्योंकि हम सोसाइटी से पैसा लेके थोड़ा बदनामी के डर से डरते हैं कि लोग देंगे 100, बताएंगे 1000 और बुराई 1 लाख की होगी, तो हम थोड़ा बचते हैं उस चीज से। एक बीमारी के लिए बच्चा आया तो मेरी टीम ने कहा जी हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं उसके फेवर में नहीं था, क्योंकि हम पैसे मांगने के लिए हम अब लोगों से अपील करेंगे तो लोग कहेंगे कि इन्होंने तो अपना धंधा शुरू कर दिया। बट मेरी टीम ने कहा जी ये उम्मीद करके आए तो हमें लगना क्या है, हम तो उसके लिए कोशिश करेंगे। तो फिर हमने एक अलग अकाउंट नंबर उनके ओपन करवाया, उनका खाता, कि हमारे खाते में पैसा ना आए। और हमने उसके लिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू की। और वो देखते ही देखते वो जो हमारी शुरुआत हुई थी वो बड़ी शुरुआत में बदल गई। तो वो सेलिब्रिटी तक भी मैटर गया। हमने करीबन 1500 लेटर अलग अलग मिनिस्ट्री को, सेलिब्रिटीज को लिखे, कैनविन फाउंडेशन के लेटर बना के। ऐसा एक मिशन बना कि वो फंड रेजिंग होगी उसकी। तो वो हमारा एक बड़ा सक्सेसफुल हो रहा। शुरुआत की थी, बट वो सब एक मॉब बनता है जब सारी चीजें पॉसिबल है। इंडिया में तो देने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। फिर 3 केस हुए हमारे ऐसे। अच्छा, हाँ, तो पहले के बाद फिर वो दूसरी सक्सेस स्टोरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर वो उसी तरह के केस आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। लोगों में बदनामी भी हुई। एक बार क्या हुआ, एक जैसे सोशल वर्कर होते हैं उसमें लोग कमी निकालने वाले भी बहुत होते हैं। तो वो इंजेक्शन, जैसे वो मिशन शुरू हुआ तो उसको 1 साल लग गए, हमारे को 8-9 महीने लग गए। तो 8 महीने हो गए थे, तो हमारा भी मिशन थोड़ा थोड़ा नजदीक आते आते हमने जो करना था कर लिया था, पैसे भी नजदीक के करीब थे। मेरे को अलग अलग संस्थाओं से 2-3 लोगों ने आया कि वो गोयल साहब का क्या रहा, वो पैसे इकट्ठे किए थे ना, तो इंजेक्शन की कोई खबर आई, वो पैसे खा गई कैनविन फाउंडेशन। तो इसलिए होना ही चाहिए, होता भी है, होना भी चाहिए, लोग करते हैं ऐसा। फिर वो भगवान की दया से वो 15 दिन बाद वो इंजेक्शन लग गया। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, इंजेक्शन लगा, वो न्यूज की खबर बनी। फिर मैंने वो फोटो न्यूज की उसको भेजी। वो जितने भी नेगेटिव बोलने वाले लोग थे, आज वो बोलते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला कैनविन के बारे में। तो आज वो इतने साथ खड़े मिलते हैं मेरे कि जो भी काम होता है वो साथ रहते हैं। तो आपके काम जो है वो किसी भी क्रिटिसिज्म को खत्म करने के लिए जरूरी है। वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। पर हॉस्पिटल का करते करते आप महिला सशक्तिकरण में भी आ गए। जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ कि 250 रुपीज पर मंथ में महिलाओं को बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, जैसे स्टिचिंग हो गया, मेकअप हो गया, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। और इसमें और भी अच्छी बात क्या है कि अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यूस प्रॉपर अटेंडेंस देते हो तो वो 250 रुपये महीने भी नहीं लगेंगे। आपका मिशन जो है ना दुनिया में, वो बड़ा होना चाहिए। जब आप बड़े लेवल के लिए जाते हो तो छोटे मोटे रास्ते निकल जाते हैं। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि हर घर स्वस्थ रहे और हर घर में खुशहाली आए। तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन लोग आते हैं, बीमार होके लोग आते हैं। तो बीमारी तो भाई भगवान करे ना ही हो किसी को, तो हम हर घर तक कैसे पहुंच सकते हैं, जहाँ कैनविन की सेवाएं हर घर तक पहुंचे, गुड़गांव का हर घर खुशहाल हो। तो हमने खुशहाली कैसे आए उसके लिए इंडेक्स वर्किंग शुरू की। तो स्वास्थ्य एक खुशहाली का सबसे पहला स्टेप है कि आदमी स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि घरों में ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन जॉबलेस हैं। और यदि हमें समाज को सशक्त करना है ना दुनिया में, तो इसका एक ही तरीका है कि आपकी घर की महिला सशक्त हो गई तो आपका घर सशक्त। और ये बड़ी विडंबना है कि घरों में पढ़ी लिखी महिलाएं, जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी उसमें भी यही था कि आपने उनके लिए एक शुरुआत की कि यार लोग भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपने किया। तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा था। तो उसमें कैनविन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें हमने वर्क फ्रॉम होम काफी महिलाओं को दिलवाया,
कंपनियों से टाई अप करके। दैट वाज द वन थिंग जिससे हमने शुरुआत की थी अच्छा। कि एटलीस्ट हम उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा यार पढ़ी लिखी महिलाएं भी चलो ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगी, लेकिन वो महिलाएं जिनकी कोई स्किल नहीं है, और बहुत बुरा हाल है लुनिया जी, घरों में दारू पी के लोग उनको पीटते हैं, तकलीफ देते हैं, पैसे नहीं होते उनके हाथ में, बहुत बहुत बेचारगी है उनकी। फिर उस पे हमने कहा कि यार इस विषय पे तो काम करना ही है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मुझे कहते रहते थे कि ये ऐसा कुछ करो, सिलाई कोर्स करो। फिर मैंने उनको बुलाया, वो 2 साल से कह रहे थे। मैंने कहा यार देखो इसका कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है। तो हमने कैनविन महिला कौशल विकास केंद्र इसकी एक शुरुआत की। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जन्मदिन आया, मेरी माता जी की पुण्यतिथि आई, भाई नवीन का जन्मदिन आया, तो हमें उसको कुछ ना कुछ आइडियलिस्टिक वे में जीना है, और वो साल में 4 बार आने हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता था कि एक सेंटर की शुरुआत होनी चाहिए, एक कोई नया प्रकल्प होना चाहिए हर जन्मदिन पे, हर विशेष मौके पे। तो बस वो एक ऐसा शिरड़ चढ़ी मारे, हरियाणा में बोलते शिरड़ चढ़ गई मारे। तो बस वो फिर उसकी एक शुरुआत, और उसका जो पहला इम्पैक्ट था, जो मतलब मैं लगता था कि यार एडमिशन कोई लेगा क्या नहीं लेगा, होगा कि नहीं होगा। हमने केवल 15 सिलाई मशीनें रखी, ब्यूटी पार्लर के लिए 4 चेयरें रखी, और मैंने ये भी देखा कि महिलाओं को जरूरत किस चीज की है सबसे ज्यादा। हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये कम से कम अपना काम शुरू नहीं करेंगे तो घर की जरूरत भी है ये, कि वो अपनी घर की सिलाई कढ़ाई कर ले। हाँ। और कम से कम सुंदर तो हर महिला दिखनी चाहती है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सुंदरता में है। तो कि यार ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएंगे, नेल आर्ट्स का, ये फिर हमने शुरुआत की। और लुलिया जी मैं बताता हूँ कि मेडिकल फील्ड में काम करने के बाद ये कुछ लगता ही नहीं हमें। एक हॉस्पिटल चलाना इतना मुश्किल काम है, आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो तो 100 फैक्ट्री चला सकते हो, इतना मुश्किल काम है हॉस्पिटल चलाना। तो मैंने कहा यार ये काम कर सकते हैं तो ये सेंटर तो चला ही सकते हैं। फिर हमने वो उसकी वैकेंसी निकाली टीचर्स की, टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हमने 5 टीचर चाहिए थी, तो वहां पे 15 के रिज्यूम आ गए, और 15 भी बहुत अच्छी अच्छी टीचर हमें मिली। बस चल गया। फिर हम एक मैनेजर बनाते हैं, उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, विचार से जोड़ते हैं कि इनको ऐसे रखना है। फिर वो सेंटर चल गया जी। पहले ही महीने में 300 रजिस्ट्रेशन हो गए। वो आपने बताया कि मैंने कहा यार फ्री में करना है, तो मेरी टीम बोली जी फ्री में वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, आप इसको पैसे रखो आप इसमें। मैंने कहा कितना रखना चाहिए, पहले 500 रखो, 1000 रखो। मैं एक काम करते हैं, फ्री में कैसे उसका भी फॉर्मूला बनाते हैं कि फ्री में भी है और फ्री में भी नहीं है। तो मैंने कैसे, मैंने फिर उनको फॉर्मूला दिया, मैं 250 रुपये महीना रखेंगे, और 3 महीने में जिसकी अटेंडेंस 90% है, उसका मतलब वो सीरियस है, काम सीखना चाहती है। जिसकी भी 90% अटेंडेंस 3 महीने में हुई, उसको मैं पैसे 1100 रुपये वापिस करेंगे। मतलब 750 ले रहे हैं, 1100 वापिस करेंगे, तो उसके पूरे पैसे वापिस करेंगे। उसको ऐसा नहीं करेंगे हम कि आपको हमने फ्री में लिया है, फ्री में दिया, उसको हम अवार्ड देंगे कि तूने अच्छा किया है। तो बस चल गया, मतलब स्वाभिमान हर्ट नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान भी हर्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो कई बार अब तो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब उसमें भी खुशी की बात क्या है, मान लो हमने करीबन 2500 महिलाओं के आसपास पे काम किया, उनमें से भी करीबन 150-200 महिलाओं ने अपने सेंटर खोल लिए। मेरे पास कई ऐसे डाटा बैंक बना हमारा, देखा है अपने घर में काम कर रहे हैं सिलाई का, किसी कंपनी में नौकरी कर, क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट हाउस बहुत है गुड़गांव में, तो यदि आपको सिलाई आती है तो आपको नौकरी बहुत जल्दी से मिल जाती है। तो करीबन 700-800 महिलाओं को उसमें से ये भी मिली, नौकरी भी मिली। बहुत ही इनोवेटिव मतलब फिलांथ्रोपी भी करना है और बहुत इनोवेटिव आइडियाज है आपके पास में। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप? नेक्स्ट हमने रोजगार पे काम किया। फिर मैंने देखा कि सब अच्छा, एक ना सूत्र मैंने जीवन में सीखा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, चाहे आपकी कंपनी में हो, चाहे सोसाइटी में, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतने ही ज्यादा आपके बड़े प्रयास होने चाहिए। तो मैं तो प्रॉब्लम ढूंढता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? पहली बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ, मानते हो आने वाले टाइम में। बिल्कुल। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन लेस है। किसी के पास पेरेंट्स का बहुत कुछ है तो भी डायरेक्शन लेस है, और किसी के पास नहीं है उसको भी नहीं पता, मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो हम 1 महीने की इसको ट्रेनिंग देते हैं जी। बताइए इसके बारे में थोड़ा। हमने कैनविन रोजगार सेवा केंद्र ओपन किया। तो हम क्या करते हैं, हम यूथ को बुलाते हैं, 300 रुपये महीना लेते हैं उनसे, क्योंकि फ्री नहीं कर रहे हैं। फ्री में उसको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहता जी। 300 रुपये महीना, 300 रुपये महीने में हम उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी में जाके काम कैसे करना है, आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, यू शुड बी बैलेंस्ड ऑन एवरी अप्रोच। आप हेल्थ के लिए भी काम करो, हम उसको मोरल बूस्ट करते हैं, उसकी मोरल ड्यूटी से उसको जोड़ते हैं। उसको मैं खुद जाके उनको मोटिवेशन देता हूँ, लाइफ के लिए क्या जरूरी है, अगले 20 साल के बाद अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी स्टेम मोरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए, तो उसको विचार से जोड़ देते हैं। 1 महीना उसको ट्रेनिंग देंगे, दिन में 4 घंटे उसकी, वो कंप्यूटर भी सीख रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहा है, और उसको जनरल नॉलेज भी हम दे रहे हैं। कंपनी में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, काम की रिपोर्टिंग कैसे पेश करनी है, वो पूरा एक उसको लोड कर देते हैं, और फिर उसको नौकरी दिलवाते हैं। तो वो पहले ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसको नौकरी दिलवाई। कंपनी में
एक आपको ट्रेंड बंदा मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी में क्या है कि बंदे तो मिल जाते हैं, ट्रेन काम करने वाले बंदे नहीं मिलते हैं। तो हमने कंपनीज को यूथ दिया, लोग दिए जो ट्रेन है, और लोगों को स्किल दी कि यार तुम जाके वहां काम कैसे करोगे, और हमें अपना सुकून मिला। अच्छा, कुछ नहीं लगता आपका, यदि बहुत मोटा मोटा देखो, मान लो हॉस्पिटल में आपके 20x पैसे लगते हैं, तो इसमें 1x लगता है। आपने कितना बड़ा एक काम किया। और उसमें भी मैं ऐसे देखता हूं कि आप सारी बात छोड़ दो, आपने कितना कमाया क्या नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा, मान लो करीबन 1800 युवाओं को हमने नौकरी दिलवाई कैनविन फाउंडेशन ने, पिछले 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। उसमें से एक बच्चा सिर्फ इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और कंपनी में जाके वो नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं, सीईओ पे चला गया, कंपनी को आगे बढ़ाया, अपना काम शुरू कर लिया, इतनी बड़ी प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में ला सकता है। उसको हम केवल काम करने की बात नहीं करते, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो, पॉलिटिक्स में आप कंट्रीब्यूट करो, आप रिलीजियस आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, धर्म के प्रति जिम्मेदारी निभाओ। एक बच्चा हमने ऐसा तैयार कर दिया जो एकदम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार है। क्या पता वो स्वामी विवेकानंद बन जाए, क्या पता वो नरेंद्र मोदी बन जाए, क्या पता वो कुछ बड़ा कुछ कर जाए लाइफ। तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है, और कोशिश करेंगे तो वो एक क्यों सैकड़ों भी हो सकते हैं। तो अच्छा, आज विडंबना क्या है दुनिया में कि आपको काम सिखाने वाले लोग हैं, आपको इंसान बनाने वाले लोग नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी कि मैं इसका फायदा कैसे उठा लूं, इसको इतना बनाओ कि फायदा देने वाला बने। उसकी ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? ना तो कोई कोर्स दे रहा है ऐसी ट्रेनिंग, सोसाइटी में भी ऐसी तकलीफें नजर आती हैं, और कंपनीज में तो वो होता ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है जहां आपको एथिक्स मोरल वैल्यू से जोड़े, जो उसको उसकी ड्यूटी बताए कि तेरी होलिस्टिक ड्यूटी क्या बनती है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इंडिया के, मेरे प्यारे भारत के हर व्यक्ति को होलिस्टिकली अवेयर बनाएं। इतना आपका विजन सुनकर आई एम एब्सोल्युटली, क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। तो आपकी ग्रेटनेस है। और आप एक से दूसरा प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, और इस तरह से करना है कि ना किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचे, काम भी बन जाए और भला भी हो जाए, और किसी को कोई कंपटीशन नजर भी ना आए। अब मेडिकल फील्ड में हम काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे छोटे इंस्टीट्यूट थे, हॉस्पिटल थे, उनको लगता था कि यार नया बंदा कौन आ गया, 100 रुपये ओपीडी कर रहा है, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। लोगों ने विरोध भी किया, हॉस्पिटल्स ने विरोध किया, डॉक्टर ने विरोध किया। मैंने कम से कम 3 महीने हाथ जोड़ के हर न्यूज प्लेटफॉर्म से ऐसा कहा कि यार मेरा कोई मिशन तुम्हारे काम को डाउन करना नहीं है, और मेरे से अकेला पूरा गुड़गांव भी नहीं संभलेगा भाई। ये तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ये कुछ लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। तो उस टाइम 3 महीने मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला, जब जाके लोगों ने मुझे छोड़ा कि यार ये बंदा कोई खराब आदमी नहीं है, आदमी सोचता नहीं इसकी इंटेंशन क्या है, हमारे हॉस्पिटल को क्या कर देगा, वो कर देगा। मतलब हम कोलेबरेट करने वाले लोग हैं, हम मिलके काम करेंगे, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे से। तो सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये इवन लाइफ में भी आप बहुत बड़ा कर रहे हो ना, तो आपके साथ के लोग आपको करने नहीं देंगे। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि वो समझे यार मेरा भाई है, ये कुछ करेगा तो मेरे को फायदा पहुंचाएगा। आप सबको साथ लेके चल रहे हो या नहीं चल रहे, या सबके साथ मिलके चल रहे हो कि नहीं चल रहे, ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी है। आपकी बहुत सक्सेस होने में और कुछ लोगों को डाउन फील हो रहा है, तो आपकी सक्सेस नहीं है वो, आप उनको बड़ा बना रहे हो कि नहीं बना रहे अपनी सक्सेस में। इफ आई ग्रो एवरीवन शुड ग्रो। हाँ, ऑलवेज, बल्कि उल्टा है, दे शुड ग्रो, उसमें मैं ग्रो करूंगा। यस। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला कि एक हॉस्पिटल चलाना अगर आप सीख गए तब तो आप 10 फैक्ट्रियां चला सकते हो। इतना मुश्किल है हॉस्पिटल चलाना? क्यों? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप एक बात देखिए, अब जैसे कैनविन में करीबन 1500 ओपीडीज डेली होती है, 2000 तक भी, 2200 तक भी हो जाती है। हर व्यक्ति अपनी एक उम्मीद में आया, दर्द में आया, एक्सट्रीम दर्द में आया, बहुत उम्मीद लेके आया, आप कैसे उम्मीद को पूरा कर सकते। और हमारे यहाँ तो ये बड़ा एक परेशान करता हूँ मैं मेरी टीम को बहुत, कि यार नहीं यार, हर व्यक्ति खुश होकर जाए, उसको इलाज मिले। अब इलाज कौन देगा? डॉक्टर्स देंगे, टीम देगी। 550 के करीब लोग सेवा देते हैं वहां पे। एक एक व्यक्ति की उम्मीद पे पहले खरा उतरना, 550 लोगों की, कि उनको भी उसके हक, उसका सिस्टम उसको टाइम से मिले। उसके बाद फिर हर पेशेंट की उम्मीद पे खरा उतरना, और उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। कोई 50 सर्टिफिकेट एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए लगते हैं। अभी उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं हॉस्पिटल का, लेकिन हिम्मत नहीं बन रही। हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल का। फिर डॉक्टर्स की अपनी ईगो होती है। मान लो एक ही विभाग के 4 डॉक्टर काम करते हैं, किसी ने कुछ लिखा, दूसरे का, ये ऐसा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर्स की ईगो को सेटिस्फाई रखना। मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, और ये मैं नहीं कह रहा, सभी जानते हैं इस बात को, इस फील्ड के लोग। अच्छा, एक थोड़ी विडंबना भी है, एक डॉक्टर्स काम करते हैं तो वो उनको इमोशन से बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं थोड़ा
नेगेटिव थोड़ा कम जाता हूँ। डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। उसके लिए तो एक बॉडी है, वो उसको इमोशंस में भरना। ऐसा नहीं कि लोग कम है, वो डॉक्टर्स बहुत हैं, मतलब मोस्टली डॉक्टर होते हैं ऐसे, बट वो कैनविन के विचार से बांध के रखना कि यार मेरा मकसद पैसा बढ़ाना नहीं है, इसका बिल कैसे कम हो इस पे काम करना है हमें। और मोर देन 90% हॉस्पिटल की ये प्रैक्टिस होती है। बिल बढ़ाना कैसे है। हाँ, मतलब मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट होता ही है, क्योंकि खर्चे उसके हाँ ज्यादा हैं। हाँ उसके खर्चे भी तो ज्यादा है हॉस्पिटल के। अब गुड़गांव में 1,000 करोड़ के आसपास की तो जमीन चाहिए, मान लो बड़ा हॉस्पिटल बनाना है मेदांता जैसा, तो वो पैसा कैसे निकलेगा, उसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। मोस्टली पैसे जो ओवर बजटेड हॉस्पिटल हैं गुड़गांव के आसपास के, सब लॉस में चलते हैं। तो कहते हैं ना हॉस्पिटल वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे चल ही रहे हैं बस। वो मशीनरी उनकी लोन पे है, इंस्टॉलमेंट जारी है, तो कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट भी नहीं होता हॉस्पिटल। बिल भी तो कितने लंबे चौड़े आते हैं उनके। देखो अब वो है, उसने बताया कि इसकी मजबूरी भी होती है, लेकिन ये काम जो है ये पैसे वाला नहीं काम है। एजुकेशन और हेल्थ ये शुरू से ही सेवा वाले प्रकल्प होते थे। अभी तो इतनी तो फीस होगी मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, बता क्या करेगा। हमने वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि नहीं बन सकता है बैलेंस, और वो सक्सेसफुली मॉडल रन कर रहा है। मोर देन 85% 90% रेवेन्यू हमारा जनरेट भी हो रहा है। हम थोड़ा सा 100 रुपए की ओपीडी 200 रुपए की कर दे तो प्रॉफिट में भी आ सकता है, जो सोसाइटी में बहुत कम होगा। अब मैंने एक रफ कैलकुलेट कर रहा था मैं, 500 रुपए की ओपीडी का रेट मिनिमम आप मानते हो एक एवरेज हाँ 400 रुपए एक ओपीडी के बचे, 2,000 ओपीडी डेली, ठीक है जी। तो 8 लाख रुपए रोज के आपने सेव किए सोसाइटी के, ठीक है जी। एक महीने के कितने में, जो भी 2 करोड़ 40 लाख। 5 साल की मैंने एवरेज निकाली, या 3 साल की भी निकालते हैं हम, तो करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए गुड़गांव शहर के बचे। और 250-300 करोड़ जो लोगों के बचे, वो कहीं ना कहीं और यूज हुए, प्रोस्पेरिटी के लिए यूज हुए। डेफिनेटली। एक आम परिवार जिसकी इनकम 25,000 रुपए है, उसके हमने 2,000 महीने बचा दिया, 1,000 बचा दिया, तो 1,000 रुपए का खर्च वो कहीं और प्रोस्पेरिटी के लिए करेगा, फैमिली के लिए करेगा। तो खुशहाली का रास्ता यही है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, रोजगार, और उसको मोटिवेशन साथ साथ मिले, तो उसमें काम हो सकता है। जब किसी से डिसएग्रीमेंट होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो? देखो जी, बातचीत जो है ना सबसे बड़ा जरिया है रिश्तों को बनाए रखने। जितने भी रिश्ते टूटते हैं उसका एक ही कारण है कि बातचीत का अभाव है। और बातचीत में भी सेल्फिश बातचीत का ज्यादा होती है, देने की सोच की बात कम होती है। डिसएग्रीमेंट, एग्री मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं, तो एग्री कैसे करवाना है, बैठ के बात होगी। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े केस मैंने देखे हैं, 307 के मुकदमों में भी हम बैठे हैं, जब बातचीत से काम खत्म हो गया उसकी बात खत्म, चल जाता है काम। तो मैंने जो बताया ना आपको कि डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन गैप है, तो हम बैठ के बात करते हैं। और मोस्टली चीजों में वो कमी हमारी ही होती है, 80% केस में उसकी गलती नहीं होती। तो आप कभी भी इसको देखेंगे एक ओवरव्यू से, बड़े एंगल से देखते हैं। पर इस चीज को मानना और समझना यही तो सबसे बड़ी बात है। वो फिर इन्हीं के लिए पॉडकास्ट बने हैं कि बंदे को लगे कि यार ये समझना है मुझे। हाँ। आप एक पहाड़ पे हो और दूसरे पहाड़ की आपको चोटी नजर आ रही है, तो आप उस पहाड़ पे गए, फिर आपको वो पहाड़ नजर आ रहा है, फिर आप और जाओगे तो बड़ा पहाड़ नजर आएगा, फिर बड़ा, उसको उतना ही दिखता है। लेकिन जब आप सबसे टॉप वाले पहाड़ पे बैठोगे ना, तो आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है। वो 360 व्यू देखना वही है कि जहां आप अपनी गलती देख सको। तो वही हमारी जर्नी है कि हम अवेयरनेस की जर्नी में कैसे आगे बढ़े। इसके लिए आपकी गाइड का, आपके साथ कोई अच्छी एक बंदा हो जो आपको थोड़ा सा ठीक रास्ते पे रखे। संगत का बहुत बड़ा असर है कि आपके साथ कोई बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको कहे यार ऐसे नहीं, ऐसे कर। आई एम ब्लेस्ड, मैं मेरे 2-3-4 मित्र ऐसे साथ रखता हूँ, और मैंने तो काम करने वाले लोगों को ही मित्र बना लिया साथ में, कि मेरी प्रॉब्लम उनको लाइव पता रहे। कितना पैसा या वेल्थ काफी होता है? मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए हमें। बैलेंस करके जब हम चलते हैं कि रात को एक चीज को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा लाइफ में। मान लो आपने मॉर्निंग रिचुअल बनाए दुनिया जी, अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो ना हिले बस, आपको बेईमानी ना करनी पड़े बस। आप बच्चों को भी टाइम दे पा रहे हो, आप भगवान की पूजा में 15 मिनट लगा रहे हो, और दिन भर आप उसका अपने मनन भी कर रहे हो कि यार भगवान जी है। उसके बाद वेल्थ कितनी हो। जब इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होता है तब हमें सोचना पड़ेगा यार थोड़ा रुक के करते हैं। कई बार हम एक साथ काफी चीजें छेड़ लेते हैं, वो चीज गलत तरीका है। आप स्टेज बाय स्टेज चलो। ये ग्रोथ का फॉर्मूला बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन, स्केल एंड सस्टेन। पहले स्केल करो, फिर थोड़े दिन रुको, 2-4 महीने 6 महीने, उसको सेटल करो, फिर नई चीज लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, फिर थोड़ा रुको,
हम क्या करते हैं, एक साथ शुरू कर देते हैं, फिर गिरने के भी चांस होते हैं। पता है, जब मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो मोस्टली ऐसा आंसर आता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, ये लिमिट होता है। फर्स्ट टाइम किसी ने ये बताया है कि अगर आपकी रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो आप ग्रोथ करते रहो, उसकी कोई लिमिट ग्रोथ इज नहीं। लाइफ, लाइफ इज ग्रोथ, ये डेफिनेशन है। ये बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि हाँ, मेरी डेली लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने एग्जांपल, सबकी अपनी लाइफ है, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना स्पिरिचुअलिटी का टाइम है आपके पास में, ये सब चीज अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ग्रो कर सकते हो। मैं तो लाइफ की परिभाषा ही देखता हूँ, लाइफ इज ग्रोथ, ग्रोथ इज लाइफ, जो शायद रिलायंस की टैगलाइन भी है। तो ग्रोथ में सबसे पहले तो आपका लाभ के लिए शुभ होना पड़ेगा। मतलब लाभ की, आपको बोलेगा कि लाभ थोड़ा हो, कौन कहता है? आपके पास ज्यादा लाभ है, ज्यादा पैसे है, तो आप उसको ज्यादा प्रोस्पेरिटी पे लगाओ। ये जितने भी लोग ये ड्रामा करते हैं कि यार नहीं पैसे नहीं, अच्छा होलिस्टिक में मैंने एक बार के बारे में 4-5 बार ऐसा बोला, होलिस्टिक का मतलब यही है। और मैं उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपको अच्छे से। क्लास में 40 बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम उसने दिया। अब वो मेरिट में आने वाले कितने लोग होते हैं? 2, 4, 5, 7 लोग होते हैं, तो जिसके 95% से ऊपर नंबर आए एवरेज में। किसमें आए वो? सब में आएंगे तभी तो 95 कलेक्टिव बनेगा। हाँ। तो ये 6 मान लो सब्जेक्ट हैं उसके, तो 6 वर्टिकल हमारे लाइफ के हैं। आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप धर्म के लिए और नेशन के लिए। ये 6 वर्टिकल है। आपको जीवन में यदि मेरिट पे रहना है, अब जीवन तो सारे लोग जी रहे हैं ना, जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। जीवन मिला है तो मेरिट के लिए मिला है। तो मैंने, जैसे हम काम कर रहे थे तो कई बार, जैसे मैं भी बहुत अध्ययन करता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, आपके बहुत सुनता हूँ। तो यार एक चीज बढ़ेगी ना तो दूसरी छूटेगी। तो मेरे को भी लगा यार कि यार एक आधी छूट जाए, लेकिन मैंने कहा यार कैसी छूटेगी? फिर मैंने देखा, मैंने ये एग्जाम्पल अपने आप से निकाला, यार मेरिट पे रहना है तो फिर 6 के 6 सब्जेक्ट में हम 95 लेके आते हैं ना। मान लो किसी में 92 हो गए तो किसी में 98 आ गए, है तो अबाउ 90, तो हम लाइफ को क्यों नहीं जी सकते? तो हेल्थ भी हमारी फिट होनी चाहिए, फैमिली में भी प्रोस्पेरिटी और प्यार होना चाहिए, बिजनेस भी हमारा खूब ग्रो करे। और इसमें भी मैं ऐसा कहता हूं कि ये अपने आप हो, ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो। आप कर नहीं रहे हो, ऑटोमेशन हो गया, वो आपकी सक्सेस है कि जब आपने उन सारी चीजों को उस तरीके से अलाइन कर दिया, ये हो रही है अपने आप, तो वो मैकेनिज्म तैयार हो सकता है। आपके बारे में लोग मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं? वो तो लोग ही बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें। जिसकी जितनी बुद्धि होती है लुनिया जी, वो उतना ही सोचता है। और ये विडंबना भी है सोसाइटी की हमारी, कि जो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, लोग उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा कमियां वही ढूंढते हैं जो आपके बहुत नजदीकी होते हैं। तो आपको अवेयर भी रहना है कि ऐसा नहीं, कि मुझे लगता है कि वही हमारे सबसे बड़े वेल विशर भी हैं जो हमें लाइन पे रखते हैं। तो पहले जब गांव से हमने काम शुरू किया तो हमारे कुछ रिलेटिव ऐसा कहते थे कि ये तो खत्म होंगे, सारे गांव का पैसा भी खराब कर देंगे, ये सारा डुबा के आएंगे पैसा उधार दे के, और ये हमें भी खराब करेंगे। बट वो आपको, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ 25 साल बाद मुझे बात याद है, ये जो बातें हर्ट करती हैं आपको। जैसे मैंने वो सत्यमेव जयते में एक डायलॉग सुना था आमिर खान जी का, कहते थे कि बात जब बनेगी जब दिल पे लगेगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, जब आपकी कोई नियर डियर वाले की बात आपके दिल पे लग गई, फिर आप लग गया यार इसको गलत प्रूव कर रहे हैं, मैं अपनी काम से मेहनत से इसको प्रूव करूँ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो भी काम कर रहे हैं लोग उसमें कमियां निकालने वाले लोग मिलेंगे। आपके काम पे कमियां निकालेंगे, फिर आपकी प्रोसेस पे निकालेंगे, लोगों पे निकालेंगे, फिर आपके करेक्टर पे भी निकालेंगे। बट आपकी नीयत ठीक है तो आप लगे रहो। तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पे ही चल रहा हूँ? आपकी टीम से देखो, 2 तरीके हैं। सिस्टम का, प्रोसेस का पता करना है, रिजल्ट से पता लगेगा आपके रिजल्ट आगे बढ़ रहे हैं, आपके बढ़ते क्रम में रिजल्ट आ रहे हैं, आपने जो भी टारगेट रखा। दूसरा, टीम की मैंने बात करी, जब टीम के अंदर खुशी की भावना है, जब आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपके से खुश हैं, जैसे जो आपके टीम के लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि भैया ठीक, हम सही रास्ते पे हैं। कैसे नापोगे? एक तो आपके टारगेट बोर्ड से पता लगेगा कि आप ठीक चल रहे हो, दूसरे उसके कल्चर से पता लगेगा कि लोग खुश हैं काम करके। आपके जीवन की आपने देखना है तो जीवन की खुशी अपनी खुशी से नापते हैं जी, कि मुझे काम करके अच्छा लग रहा है ना, मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ ना, और इसमें और बेटर हो सकता है क्या, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि यार ठीक चल रही गाड़ी। और फिर इसमें आपका मैकेनिज्म भी ऐसा होना चाहिए, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहो कि व्हाट बेटर नेक्स्ट, व्हाट बेटर नेक्स्ट, कहाँ कमियां हो रही हैं। बल्कि अब तो मैं कोई भी प्रोसेस में कमी निकालता है या कोई इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बताता है तो मैं उसको बोलता हूँ 500 रुपए गलती के दूंगा, तुम गलती बताओ किसको ठीक कर सकते तो 500 रुपए इनाम दूंगा।
मेरे जो 2-3 नियर डियर लोग हैं, मैं उनसे बार बार पूछता रहता हूँ, मेरे में बता क्या कमी है, मेरे में बता क्या कमी है, और अच्छा कैसे हो सकता हूँ। आपकी पत्नी है जो कमी नहीं हो बता देगी आपको। आज के देश की जो युवा है 18 से 22 साल अभी अभी कॉलेज कंप्लीट करके निकल रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस? गलत रास्ते पे नहीं चल, नशे का शिकार नहीं। वायरस होगा तो प्रोसेस काम नहीं करेंगे, पहली बात ये। गलत रास्ते पे नहीं चलना है। ये जीवन मिला है, बहुत बड़ा करना है, प्रोडक्टिव करना है, होलिस्टिक करना है। एक ही वर्ड पकड़ रखा मैंने, उसको जागरूक करना है। मैं आज मैं देखता हूँ बड़ी तकलीफ है मुझे इस बात की। नहीं है जी, जिम्मेदारी नहीं ले रहे लोग। यहाँ इतनी दिक्कत है कि हम फैमिली नहीं बना रहे, हम रिश्तों से घबराने लग गए हैं, शादी नहीं कर रहे, डाइवोर्स जल्दी हो रहे हैं, पेन नहीं ले रहे, त्याग नहीं करना चाहते, भगवान में भरोसा नहीं है, इम्पेशेंट हो गए हैं, सब कुछ अभी चाहिए। मेरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव है, रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्ड, अब मान लो कोई चीज नेचर का नियम है, ऊपर उछालोगे नीचे आएगी, वो तो अपने आप आ रही है ना। बट मेरे पास कोई बात आई आपकी, तो मैं रुक के समझ लगा के फिर रिस्पॉन्ड करो, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बढ़ाना पड़ेगा, हर यूथ को इस बात से जुड़ना पड़ेगा। ये तो आपने बताया कि क्या क्या नहीं करना है, अब ये भी बताइए क्या क्या करना चाहिए। आप अपने इंटरेस्ट को देखो, अपना इंटरेस्ट क्या है, और उससे जुड़ा हुआ कोई काम सर्च करो। काम बहुत है मार्केट में, बड़े लक्ष्य रखो कि मुझे बड़ा करना है कुछ लाइफ में। और सबसे बड़ी मैं जो गाइडेंस देना चाहता हूँ वो एक गाइडेंस है कि जो भी काम मिला है, जो भी स्थिति मिली है, हमें उसे प्यार कर लो। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको नहीं मिली ना, तो वाइफ मिली, उससे प्यार कर लो, घर में आनंद आ जाएगा। तो स्थितियां हमारे अनुसार नहीं मिलती हमें लाइफ में, मोर देन केस में 80% 90% केस में। कोरोना आया, किसी को पता था कोरोना आ जाएगा, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, तो उसके अंदर हमें बड़ा एकदम घुस जाना है, उसके अंदर स्थिति से प्यार करना है, उससे काम करना है दबा के। तो यदि इसको एक शब्दों में बोलो तो जैसे भी स्थिति है उससे प्यार करो, उसमें काम करो खूब दबा के। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बीपी है, शुगर है, ये सब काम ना करने की वजह से कि हम काम नहीं करना चाहते, और उसके साथ साथ उस काम वाला स्पेस हमारे कुछ विचार ले लेते हैं। हाँ। फिर हम उसमें जाल में फंस जाते हैं, वेब में फंस जाते हैं। काम करो दबा के, स्मार्ट प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। एक इसी एज ग्रुप का एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने भी बहुत सुना है, आपने भी सुना होगा, जो किसी जॉब में होंगे और उनको बहुत टाइम से लग रहा है कि उनको बिजनेस में शिफ्ट होना चाहिए, बट यहाँ जॉब की सिक्योरिटी है, तो ये मैं डिसीजन कैसे लूँ कि ये सही समय है अब मैं जॉब छोड़ के बिजनेस में। कैलकुलेटिव रिस्क मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है, अपनी कंसल्टेंसी करना। आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ बिजनेस शुरू करो, कुछ महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। अब वो कंसल्टेंसी दे सकते हैं आप किसी कंपनी में। मेरे एक अकाउंटेंट थे, उसकी सैलरी 30,000 थी, उसके खर्चे 40,000 हो गए, मुझे चिंता होगी इसकी, तो मैं यार कैसे करें। मैंने उसको 5 कंपनियां और दिलवा दी कि तू 5-5 हजार रुपए इनसे ले लिया कर, इनका काम थोड़ा, तो संडे को जाके 5 कंपनियों का काम कर दिया कर। तो उसके 25,000 रुपए बन गए, तो उसकी 30,000 वाला इनकम 55,000 रुपए हो गई। उस कंपनी में कोई लॉस नहीं हुआ। तो शुरुआत देखो क्या होता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे, तो ले सकते हैं। और दूसरी बात और बोलता हूं मैं, उसी कंपनी के अंदर पहले मंज के काम करो ना। आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हो कंपनी में। हम क्या करते हैं, दूसरे की उम्मीद कर रहे हैं और उसमें मन नहीं लगा रहे। जो है ये रिश्तों में कहानी है, ये काम में है। अपनी थाली नहीं अच्छी लग अच्छी नहीं लग रही। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कंपनी कह रही तू कर ले भाई, मैं तुझे और आगे देखना चाहती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग कितने हैं, आज 1000 लोग कोई कंपनी में, कोई 10 लोग भी नहीं होते। आप करो, आपको खूब ग्रोथ मिलेगी। हमने बिल्कुल सुपरवाइजर लेवल के लोगों को ब्रांच हेड बनाया, तो उसकी तो बहुत स्कार्सिटी है। जितनी एआई बोल रहे हैं लोग कि एआई की दुनिया उतरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करते हैं, जो मंच के काम करते हैं, उनकी तो स्कार्सिटी है, वो तो ब्लू ओशियन है, मिलते कहाँ हैं लोग ऐसे। तो काम करने की नीयत वाले को कभी अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों की है जो काम अच्छे से करते नहीं है, सोचते बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी उन्हीं के लिए है। देख लीजिए, आप कितना बड़ा एक एग्जाम्पल है कि आपने घर में बैठ के एक अच्छी इनकम का सोर्स जनरेट किया, आपकी एक बहुत बड़ा नाम आज पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, और आप कितने लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो आपने क्या किया, जो काम आप कर रहे थे उसको आपने दिल लगा के किया, भाव के साथ किया। तो क्या है, बात ही तो कर रहे हैं हम, बट वो दिल से कर रहे हैं और देने की सोच से कर रहे हैं कि यार किसी का भला हो सकता है शायद मेरी 2 लाइन से। आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि मैं जब भी अपने हस्बैंड को सुनती हूँ, वही बोलते रहते हैं अरे कोई अच्छा आदमी है तो कोई भी आता है हार लेने को रेडी है। भाई को सुनती हूँ, वो भी ये बोलता है अरे कोई अच्छा है हार लेने को रेडी है, भेज दो। मतलब जिसको भी पूछ रही हूँ सब, तो फिर ये कौन है जो बोल रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। और ये कैसा एक लूप है जो समझ में नहीं आ रहा। काम नहीं भी है और लोगों की भी कमी है।
हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं ना, हमें काम चोरी सिखाते हैं, काम करना कोई नहीं सिखाता। आपका परम मित्र वो होगा जो कहेगा छोड़ना यार इसको, वो कहेगा यार चल दारू पी के आते हैं। कोई ये नहीं कहेगा यार काम पूरा कर, सुना है कोई? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज नौकरी में भी ऐसा होता है कि यार किसकी फुद्दू कैसे बढ़ाएं इसका। अब हम देखते हैं हमारी पूरी कंपनी में 1500-2000 लोग काम करते हैं, बट बहुत ये पेन लेने वाले लोग, ओनरशिप लेने वाले लोग, या मैं बस रात को जो कंपनी में कोई गलत हुआ, रात को नींद ना आना, ऐसे वाले लोग तो कोई गिनती के हैं, गिनती उंगली में गिनती कर लो। पेन को कल्टीवेट करना पड़ेगा, वो तब होगा जब आप उसके अंदर घुसोगे पूरा। तो मैं कहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाए। वो फील करवाने के लिए एम्प्लॉयर्स को भी उतना एंगेजमेंट करना पड़ेगा तब, वरना कोई दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से कमी है। सबको चाहिए बस काम कर ले। और की भी बहुत बड़ी कमी मानता हूँ, दोनों साइड ट्रांजैक्शनल रिश्ते हैं उनके। हाँ, ट्रांजैक्शनल जब तक वो उससे ज्यादा नहीं होंगे, जितने कॉर्पोरेट्स होते हैं जो, ये तो सारे ही मुझे लगता है मोस्टली या ट्रांजैक्शनल बेस्ड रिश्ते उसके होते हैं। वो तो टारगेट है, इंसेंटिव है, तो कंपनियां चल रही हैं, बट वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है। मैंने देखा एक मेरी भाभी जी, उनकी कंपनी में वो बड़ी सीनियर पोस्ट पे है, वो क्या है कि मेरी कंपनी में 300 लोगों को निकाल दिया। अरे मैं ऐसे कैसे हो सकता है? सुनते ही रोज का न्यूज आता है। मुझे बड़ा पेन हुआ यार कि बंदा ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। हमारी कंपनी में भी लास्ट वो होता है, एक वो पहले हम सुनते हैं, फिर एचआर को देते हैं, फिर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को देते हैं कि यार तू समझा ले इसको, ठीक हो जाए। तो बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट होता है वो कि हम ऐसा सोचते हैं। बेस्ट एडवाइस जो आपको कभी मिली हो? मेरे पिताजी ने दी थी, किसी के साथ गलत नहीं करना, नाम खराब नहीं होना चाहिए, रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, पैसे सेकेंडरी होने चाहिए रिश्तों के आगे। तो उसी बात को लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच गोयल जी, आप यहाँ पर आए और इतना अच्छा कन्वर्सेशन रहा। आई एम श्योर कि जो भी ये देख रहा है पॉडकास्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने सिर्फ बिजनेस की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वर्क, आप जैसे 6 पिलर्स बताए लाइफ के, 6 पिलर्स को साथ में कैसे लेके चलना है, ये पूरा मास्टर क्लास था। 1.5 घंटे था। करना ही है, यही हमारा मिशन है कि हम इंडिया के हर परिवार के हर व्यक्ति को हम इन सारों पिलर्स में सर्वांगीण, सतत और संतुलित विकास में करना है। और उसका एक मॉडल क्रिएट गुड़गांव से करना है, फिर उसका रेप्लिका करना है पूरे इंडिया में। माननीय मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत जब भी होगा जब गुड़गांव का नहीं, पूरे भारत का हर परिवार विकसित होगा, और वो 6 पिलर पे, पूरे 6 पिलर पे विकसित होगा, तो वो रियल प्रोस्पेरिटी आएगी और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उसका एक रोड मैप। थैंक यू सर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।